हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गोयल स्मार्ट क्लासेस। तो आज हम पार्ट 2 ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला जेनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। पार्ट 1 हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया, तो आप चैनल में जाके देख सकते हैं। तो पार्ट 2 में सबसे पहले हम पढ़ेंगे काई स्क्वायर टेस्ट के बारे में। तो काई स्क्वायर टेस्ट क्या होता है, इसे हम कब यूज करते हैं? काई काई स्क्वायर टेस्ट एक स्टैटिस्टिकल टेस्ट है जो ऑब्जर्व रिजल्ट को एक्सपेक्टेड मेंडेलियन रेशियो से कंपेयर करता है। बेसिकली ये बताता है कि जो ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस है वो सिर्फ चांस की वजह से है या नहीं। तो उसका एक जनरल फॉर्मूला भी है, काई स्क्वायर इक्वल्स टू समीशन ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड का होल स्क्वायर अपॉन में एक्सपेक्टेड। तो ये हमारा जनरल फॉर्मूला है। अगर आप इसको याद भी रख लोगे तो भी आप एग्जाम में इसके क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, बिकॉज इसके डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, कोई मतलब इनडायरेक्ट नहीं आता है। तो ये जो काई स्क्वायर टेस्ट है वो हम जेनेटिक्स में क्यों यूज करते हैं? तो काई स्क्वायर टेस्ट हम जेनेटिक्स में इसलिए यूज करते हैं, जो प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स में जो हमारा ऑब्जर्व रिजल्ट आता है वो एक्जैक्टली मेंडेलियन रेशियो नहीं देता, बिकॉज थोड़ा बहुत वेरिएशन आ जाता है ड्यू टू चांस, सैम्पलिंग एरर और इन्वायरमेंटल कंडीशंस की वजह से। तो काई स्क्वायर टेस्ट हमें ये हेल्प करता है चेक करने के लिए कि जो हमारा ऑब्जर्व रिजल्ट है और हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट के बीच में जो डिफरेंस है वो नॉर्मल चांस की वजह से है या नहीं, या फिर कोई सिग्निफिकेंट फैक्टर्स है वो इनहेरिटेंस को इफेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। फॉर एग्जाम्पल, हमारा एक्सपेक्टेड रेशियो था 3:1, लेकिन जो हमारा ऑब्जर्व रिजल्ट आया वो 3:1 नहीं आया। तो क्वेश्चन ये है कि जो स्मॉल डिफरेंस है वो नॉर्मल है कि नहीं है। तो इससे हम काई स्क्वायर टेस्ट यूज करके हम इसको पता लगा सकते हैं। अगर हमारे काई स्क्वायर टेस्ट की जो वैल्यू है वो स्मॉल आती है तो उसका मतलब जो डिफरेंस है वो ड्यू टू चांस की वजह से और मेंडेलियन रेशियो को फॉलो कर रहा है। लेकिन अगर हमारे काई स्क्वायर की वैल्यू लार्ज आ रही है तो डिफरेंस सिग्निफिकेंट है और कोई फैक्टर है जो इनहेरिटेंस को इफेक्ट कर रहा है। तो इसलिए हम जो काई स्क्वायर टेस्ट है वो हम जेनेटिक्स में एक्सपेरिमेंटल डाटा को वेरीफाई करने के लिए यूज करते हैं। तो बेसिकली कहाँ का यूज होता है? एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स में यूज होता है, टेस्ट क्रॉस में यूज होता है, या लिंकेज स्टडीज में यूज होता है। तो ये बेसिकली ये चेक करने के लिए होता है कि जो हमारा ऑब्जर्व रिजल्ट है वो हमारा मेंडेलियन रेशियो फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो ये था हमारा काई स्क्वायर टेस्ट के बारे में। तो नेक्स्ट है हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ डोमिनेंट फिनोटाइप। अब हम डोमिनेंट फिनोटाइप की प्रोबेबिलिटी को बाइनॉर्मल प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला से समझेंगे। तो सपोज ये हमारा क्रॉस है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, जिसमें हमारा हाइब्रिड ए क्रॉस हो रहा है हाइब्रिड ए से। तो इस क्रॉस में डोमिनेंट फिनोटाइप की प्रोबेबिलिटी 3/4 आएगी। तो ये हमारे जीनोटाइप्स हैं, जिसमें कि कैपिटल ए एंड हाइब्रिड ए डोमिनेंट फिनोटाइप शो कर रहे हैं एंड स्मॉल ए हमारा रिसेसिव फिनोटाइप शो कर रहा है। तो चार में से तीन ऑप्शन डोमिनेंट फिनोटाइप शो कर रहे हैं, इसीलिए जो हमारा सक्सेसिव प्रोबेबिलिटी पी है वो 3/4 होगी और फेलियर प्रोबेबिलिटी क्यू है 1/4 होगी। तो अगर हम मल्टीपल ऑप्शन में से डोमिनेंट फिनोटाइप की प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करनी हो तो हम बाइनॉमियल प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला यूज करेंगे, जिसका फॉर्मूला है ये। एंड जिसमें एन है हमारा टोटल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, एक्स है हमारा डोमिनेंट फिनोटाइप ऑफस्प्रिंग, 3/4 जो है हमारा वो है डोमिनेंट फिनोटाइप प्रोबेबिलिटी एंड 1/4 है हमारा रिसेसिव फिनोटाइप प्रोबेबिलिटी। तो ये जो फॉर्मूला है वो हमारा तब यूज होता है जब हमें डोमिनेंट फिनोटाइप निकालना हो। तो अब इसका ही सेकंड पार्ट है ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज को समझते हैं। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर में एक डोमिनेंट डिजीज अलील ही डिजीज शो करने के लिए इनफ होता है। सपोज ये हमारा ए है, ये डिजीज अलील है, और हमारा स्मॉल है, ये नॉर्मल अलील है। तो हम क्रॉस करते हैं हमारा हेट्रोजाइगस को नॉर्मल के साथ, तो हमारे पॉसिबल ऑप्शन है हाइब्रिड ए एंड हमारा स्मॉल ए। तो हाइब्रिड ए इफेक्टेड है और हमारा स्मॉल रिसेसिव ए है, हमारा नॉर्मल शो कर रहा है। तो जो हमारा इफेक्टेड ऑफस्प्रिंग की प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी 1/2 या फिर 50%। तो अगर मल्टीपल चिल्ड्रन में इफेक्टेड इंडिविजुअल की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी हो तो हम बाइनॉमियल प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला यूज करेंगे। ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें से हमारा हाफ इफेक्टेड होंगे और हमारा हाफ नॉर्मल होगा। तो ये फॉर्मूला ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज इनहेरिटेंस क्वेश्चंस में यूज होंगे। तो आई होप सो ये वाले फॉर्मूले आपको समझ आ गए हो, ताकि आप कोई भी अगर प्रोबेबिलिटी सॉल्व करनी है डोमिनेंट फिनोटाइप में तो आप सॉल्व कर सको। तो अब हम रिसेसिव फिनोटाइप की प्रोबेबिलिटी को समझेंगे। तो ये हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, जिसमें हमारा हाइब्रिड ए क्रॉस और हाइब्रिड ए से, और ये हमारा एक्सपेक्टेड प्रोजेनी है। तो हमारा कैपिटल ए डोमिनेंट अलील है और हमारा स्मॉल ए हमारा रिसेसिव अलील है। तो रिसेसिव फिनोटाइप तब शो होता है जब जीनोटाइप हमारा कैपिटल ए होमोजाइगस फॉर्म में हो। तो इसलिए हमारा रिसेसिव फिनोटाइप की प्रोबेबिलिटी होगी 1/4। तो अगर हमें मल्टीपल ऑप्शन में रिसेसिव फिनोटाइप की प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करनी हो तो हम बाइनॉमियल प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला यूज करते हैं। तो ये हमारा बाइनॉमियल प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला है, जिसमें हमारा एन है वो हमारा टोटल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग है, एक्स हमारा रिसेसिव फिनोटाइप ऑफस्प्रिंग है, 1/4 हमारा रिसेसिव फिनोटाइप प्रोबेबिलिटी को शो करता है और 3/4 हमारा नॉन रिसेसिव प्रोबेबिलिटी है। तो ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है जिसमें हम कैलकुलेट करने के लिए यूज करेंगे प्रोबेबिलिटी रिसेसिव फिनोटाइप। अब इसी का ही दूसरा पार्ट है ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज प्रोबेबिलिटी। अब हम समझते हैं कि ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज क्या है। ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज तब शो होता है जब इंडिविजुअल के पास दोनों ही रिसेसिव अलील होमोजाइगस फॉर्म में हो।
तो सपोज़ जो हमारा कैपिटल है वो नॉर्मल एलील है और हमारा स्मॉल है वो डिज़ीज़ एलील है। तो हमारे कैरियर पेरेंट हो गए हाइब्रिड ए क्रॉस हो रहा है हाइब्रिड ए से और ये हमारी एक्सपेक्टेड प्रोजेनी है। तो कैपिटल ए है हमारा नॉर्मल को शो कर रहा है हाइब्रिड कैरियर को और जो स्मॉल होमोज़ाइगस एलील है वो हमारे अफेक्टेड को शो कर रहे हैं। तो हमारी एक्सपेक्टेड प्रोबेबिलिटी क्या होगी? एक तो हमारे अफेक्टेड चिल्ड्रन होंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 होगी। कैरियर चिल्ड्रन हमारे 1/2 होंगे और नॉर्मल हमारे 1/4 होंगे। तो ये हमारी एक्सपेक्टेड प्रोबेबिलिटी होगी। तो अब हम मल्टीपल चिल्ड्रन में से इफेक्टेड चिल्ड्रन की प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करनी हो तो हम बाइनॉमियल प्रोबेबिलिटी फार्मूला यूज करेंगे। तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी फार्मूला है। इसमें 1/4 इफेक्टेड प्रोबेबिलिटी है और 3/4 अनएक्सपेक्टेड प्रोबेबिलिटी है। तो ये फार्मूला हम तब यूज करेंगे जब हमें ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज इनहेरिटेंस की प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो। तो दिस इज ऑल अबाउट द पार्ट 2 ऑफ प्रोबेबिलिटी फार्मूला इन जेनेटिक्स।